द मिस्टीरियस आइलैंड। इस मूवी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन होता है। वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर सॉन के फादर आते हैं, इनका नाम हैंक होता है। पुलिस वाला हैंक का दोस्त होता है। पुलिस हैंक को बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में घुस गया था लेकिन तुम्हारी वजह से सॉन को अरेस्ट नहीं कर रहा। फिर इसके बाद ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं। फिर हैंक सॉन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सॉन नहीं समझता और हैंक को भी नहीं पसंद करता। फिर दूसरे दिन हैंक सॉन के कमरे में जाता है। वो देखता है सॉन के हाथ में एक पेपर होता है जो कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। सॉन उसे समझने की कोशिश करता है। हैंक उसे बताता है कि मैं जब नेवी में था तो इसे तरह के कोड इस मैसेजेस को मैं आसानी से हल कर लेता था। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट टावर में क्यों गए थे। सॉन बताता है कि कल मुझे रेडियो पे मैसेज आया लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण मैं उसे अच्छे से सुन नहीं पाया, इसलिए मुझे सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में जाना पड़ा। वहाँ जाकर उस मैसेज को मैंने दोबारा लिख लिया। हैंक सॉन के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है, इसीलिए इस मैसेज को समझने में सॉन की हेल्प करता है। हैंक सॉन को एक लाइन का मतलब बताता है। वो कहता है द आइलैंड इज रियल। ये सुनकर सॉन बहुत खुश हो जाता है। सॉन कहता है आप सच कह रहे हैं। फिर सॉन हैंक को एक किताब देता है जिसका नाम द मिस्टीरियस आइलैंड होता है। फिर इसके बाद हैंक उस मैसेज को और डिकोड करता है। 3 और किताबों का जिक्र होता है। फिर सॉन वो तीनों किताब दिखाता है हैंक को। तीनों किताब में अलग अलग नक्शा होता है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है पहले। फिर हैंक इन तीनों नक्शों को मिलाता है तो एक नक्शा बनता है जिसमें एक आइलैंड की लोकेशन होती है। अब सॉन इस आइलैंड पे जाना चाहता है लेकिन हैंक कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, किसी सरफेरे इंसान ने तुम्हें मैसेज भेजा, अब तुम वहाँ पे जा रहे हो। सॉन कहता है वो सरफेरे इंसान मेरे दादाजी हैं जो द मिस्टीरियस आइलैंड के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी उस आइलैंड को खोजने में निकाल दी और वो 2 साल पहले गायब हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वो आइलैंड मिल गया है, इसलिए उन्होंने मुझे रेडियो पे मैसेज भेजा। अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन हैंक को इस बात पे यकीन नहीं होता है लेकिन हैंक अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है, इसीलिए हैंक भी उसके साथ जाता है। अब ये दोनों पलाव पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी बताई गई लोकेशन पर कोई भी बोर्ड लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। फिर इसके बाद एक आदमी $3000 के बदले में इनके लोकेशन पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम गैलनी होता है। सॉन उसे देखकर ही अट्रैक्ट हो जाता है। फिर ये चारों उस आइलैंड पर निकल पड़ते हैं। फिर वो समुद्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना होता है। ये देखते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े तूफान होते हैं। शॉन इन सबको बताता है कि अगर हमें इस आइलैंड पे जाना होगा तो हमें तूफान के बीच में जाना होगा, ऐसा किताब में लिखा है। पर सॉन की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन अब हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर अपने आप तूफान के बीच में चला जाता है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जब इनकी आंखें खुलती है तो ये सब समुद्र के किनारे पर होते हैं। तभी इन सबको चट्टानों के बीच एक गुफा दिखाई देती है। फिर ये सब उस गुफा में चले जाते हैं। फिर ये जब गुफा के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सच में एक बहुत खूबसूरत आइलैंड होता है लेकिन यहाँ पर बहुत अजीब होता है। तितलियाँ जो हमारी दुनिया में छोटी हैं इस आइलैंड पे बहुत बड़ी हैं। हाथी जो हमारी दुनिया में बहुत बड़ी होती हैं लेकिन यहाँ पर छोटी है। फिर इसके बाद सॉन को एक दूर पहाड़ी पे धुआं निकलते हुए दिखता है तो वो इन सबको कहता है कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे। फिर ये सब उस तरफ जाते हैं। तभी इन्हें अजीब से पत्थर दिखते हैं लेकिन हैंक इन्हें बताता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं। फिर एक बहुत बड़ी छिपकली इन पर हमला कर देती है। ये सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं और वो छिपकली इन सब पर खाने वाली होती है लेकिन इसके पहले छिपकली को कोई मारकर बेहोश कर देता है। फिर सॉन के दादा अलेक्जेंडर आ जाते हैं। वो कहते हैं मैंने यहाँ पर रहना सीख लिया हूँ। इसके बाद वो सबको अपने जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उनका ट्री हाउस होता है। इसके अंदर खाने पीने की सोने की सारी व्यवस्था होती है। यहाँ पर वो रेडियो भी होता है जिस रेडियो से सॉन को मैसेज भेजा था। फिर गैलनी कहती है क्यों न इस रेडियो से मदद मंगवा ले। सॉन के दादाजी बताते हैं कि इस रेडियो से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है और ऐसा 2 हफ्ते बाद होगा। लेकिन कल मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी देखते। फिर अगली सुबह ये सब सफ़र पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद ये सब एक खूबसूरत शहर देखते हैं जो कि एक खोया हुआ शहर है और इसका नाम एटलांटिस होता है। हैंक कहता है ये शहर 100 साल पहले पानी में डूबा हुआ था। फिर सॉम के दादाजी कहते हैं कि जब ये शहर के बारे में लिखा गया था तब ये पानी में डूबा हुआ था।
लेकिन 70 साल ये पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। सॉम कहता है ऐसा समुद्र के अंदर ज्वालामुखी की वजह से होता है जो सतह को ऊपर और नीचे ढकेलता रहता है। हैंक अब यहाँ पर पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये पानी खारा है, समुद्र का पानी आइलैंड के इतनी ऊपर तक नहीं आ सकता, मुझे लगता है ये आइलैंड डूबने वाला है। लेकिन शॉन के दादाजी हैंक की बातों पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस आइलैंड को डूबने में 14 साल लगेंगे। लेकिन हैंक उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 या 3 दिन में ये पूरा आइलैंड डूब जाएगा। अब शॉन के पास जो किताब होती है उसी किताब में एक सबमरीन यानी पनडुब्बी का जिक्र होता है जिसका नाम नोटिलियस है, जो कि कैप्टन नीमो की थी। लेकिन किताब में ये नहीं लिखा होता है कि कैप्टन नीमो की पनडुब्बी कहाँ पर रहे। फिर शॉन के दादाजी कैप्टन नीमो की समाधि पर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये उनके साथियों ने बनाई थी। यहाँ पर एक कैप्टन नीमो की डायरी भी होती है जो गैलेनी अंदर से ले आती है। फिर इन सबको पता चलता है कि कैप्टन नीमो हिंदुस्तान से था और इस डायरी में ये भी लिखा होता है कि जो सबमरीन यानी पनडुब्बी है वो आइलैंड के दूसरी साइड में है जो एक ज्वालामुखी की चोटी पर रखी है। फिर ये सब एक शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चींटी भी होती है। इनका रास्ता बहुत खतरनाक होता है लेकिन इन सबको सबमरीन तक पहुँचना होगा। फिर रास्ते में ये सब एक ज्वालामुखी को देखते हैं जो कि अपने अंदर से सोना उगल रहा होता है। शॉन वहाँ पर जाना चाहता है लेकिन हैंक उसे कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। गैलेनी भी शॉन को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। फिर इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं तो इनका रास्ता खत्म हो जाता है। इन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना होता है। फिर शॉन के दादाजी एक बहुत बड़ी मधुमक्खी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस मधुमक्खी पर बैठकर पहाड़ के उस चोटी पर जा सकते हैं। फिर ये सब मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर पहाड़ के उस तरफ जाना शुरू करते हैं। तभी रास्ते में इन सब के ऊपर पक्षी हमला कर देता है। फिर हैंक चालाकी से 2 पक्षी को आपस में टकरा देता है। फिर शॉन को दिखाया जाता है जिसके पीछे गैलेनी बैठी होती है। ये जब पक्षी से भाग रहे होते हैं तो गैलेनी ऊपर से गिर जाती है तो शॉन नीचे आकर बचा लेता है। इसके बाद गैलेनी को नीचे उतार कर और शॉन उस पक्षी को अपने पीछे ले जाता है और चालाकी से एक मकड़ी के जाले में फंसा देता है। फिर शॉन एक लकड़ी की टहनी से टकराकर गिर जाता है और इसके पैर में चोट लग जाती है। फिर हैंक उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उसके लिए गाना भी गाता है। अब हैंक और शॉन के बीच रिश्ते पहले से अच्छे होते हैं। फिर गैलेनी के फादर को पता चलता है कि गैलेनी और शॉन एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर गैलेनी अपने पिता को कहती है कि शॉन यूएस वापस चला जाएगा और वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगा जबकि हम बहुत छोटे हैं। फिर इसके बाद ये सब सो जाते हैं। फिर गैलेनी के पिता यहाँ से निकल जाते हैं। वो उस सोने के ज्वालामुखी के पास जाते हैं ताकि वहाँ से सोना लाकर अपनी बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ा सके। फिर सुबह सब उठते हैं तो देखते हैं वहाँ गैलेनी के फादर नहीं होते हैं और यहाँ ये भी देखते हैं कि पानी बहुत भर गया है और इन्हें पता चलता है कि ये आइलैंड जल्दी ही डूब जाएगा, यानी कि इन्हें जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुँचना है। लेकिन गैलेनी अपने पिता के बिना नहीं जाना चाहती, वो अपने पिता को लेने जाना चाहती है। फिर शॉन के दादाजी गैलेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम हमें पनडुब्बी लेकर वही पहाड़ के किनारे पर मिलना। अब ये 2 टीम में अलग अलग सफ़र पे निकल पड़ते हैं। फिर कुछ घंटे बाद गैलेनी के पिता भी मिल जाते हैं जो कि एक सोने का बहुत बड़ा पत्थर उठा रहे होते हैं। लेकिन गैलेनी अपने पिता से कहती है कि मुझे इस दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर गैलेनी के पिता भी समझ जाते हैं। फिर ये तीनों पहाड़ के उस तरफ की चोटी पर निकल जाते हैं जहाँ पर शॉन और हैंक पनडुब्बी से लेने आने वाले होते हैं। फिर हैंक और शॉन को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सबमरीन को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर सबमरीन नहीं होती है। असल में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। फिर हैंक कहता है कि वो सबमरीन समुद्र के अंदर है, हमें वहां पर जाना होगा। फिर ये दोनों कूद जाते हैं, फिर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी ईल मछली होती है जिसके जबड़ों में 1000 वाट का करंट होता है। वो ईल मछली इन दोनों पे हमला कर देता है लेकिन ये किसी तरह पनडुब्बी के अंदर आ जाते हैं। फिर वो इंजन स्टार्ट करते हैं लेकिन वो नहीं होता है। हैंक सबमरीन को इंजन को देखता है। वो शॉन को बताता है कि इंजन को एक इलेक्ट्रिसिटी की झटके की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास एक ही तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो है ईल मछली जिसके जबड़ों में 1000 वाट का करंट है। फिर हैंक इंजन के वायर को एक बहुत बड़ी रॉड के साथ फिक्स कर देता है और हैंक बाहर जाता है जहाँ पर वो खतरनाक मछली है।
फिर वो मछली शिकार करने के लिए बढ़ती है। फिर हैंक उस रॉड को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे इंजन को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। फिर वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। हैंक भी वापस सबमरीन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे शॉन के दादाजी और गैलेनी के पिता को दिखाया जाता है, जो कि पूरा आइलैंड डूब चुका है और ये एक चट्टान के ऊपर खड़े हैं। और इसके पहले कि वो चट्टान समुद्र के अंदर डूबे, इसके पहले वो समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। इनको लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। तभी वो सामने से सबमरीन आती है और इनको सबको अंदर ले लेती है। लेकिन अभी भी इनकी परेशानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ रही होती है। हैंक गैलेनी के पिता को कहता है कि तुम पनडुब्बी चलाओ। फिर वो शॉन को कहता है कि मैं जब इशारा करूं तो तुम ये बटन दबा देना। हैंक एक मिसाइल लगाता है और वो शॉन को कहता है कि बटन दबा दो। फिर वो मिसाइल जाकर चट्टान से टकराता है। फिर चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे ये सब बच जाते हैं और ये सब बहुत खुश होते हैं। शॉन भी हैंक को पसंद करता है, जिससे वो गले लगा लेता है। फिर इसके बाद शॉन और गैलेनी ये भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर इस जगह से निकलने के 6 महीने बाद गैलेनी के पिता के पास अब हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन अब उनके पास एक बहुत बड़ी शानदार सबमरीन है। और आज शॉन का बर्थडे भी होता है, जो कि वो सबके साथ होता है। फिर वहाँ पे उसके दादाजी भी आ जाते हैं, जो उसका बर्थडे प्रेजेंट देते हैं, जो कि एक किताब होती है। और इस किताब का नाम फ्रॉम अर्थ टू द मून होता है। और ये कहते हैं कि हमारे परिवार का अगला एडवेंचर ये होगा। ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।